नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। और बात करेंगे न्याय यात्रा में साथ बने बात। यूपी में सीटों पर सहमति बनने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने रायबरेली में न्याय यात्रा से जुड़ने पर ऐलान किया था, पर सीट बंटवारे पर फैसला न होने के कारण उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया है, वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के अमेठी से लड़ने पर उन्होंने कहा कि ये तो उन्हें ही तय करना है। ये दोनों सीटें गांधी परिवार की थी, गांधी परिवार की ही रहेंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, अब जो कांग्रेस की न्याय यात्रा आगरा पहुंचने वाले हैं, तो अखिलेश यादव का साथ मिलेगा इस न्याय यात्रा में? देखिए यदि जिस तरह से कांग्रेस जो न्याय यात्रा है वो आगरा आने वाली है, और अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में 17 सीटों में गठबंधन नजर आ रहा है, जो कि कांग्रेस को सीटें दी गई हैं। कुछ पश्चिम की सीटें हैं और कुछ पूर्वी हैं। तो उसके बाद माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव भी इस रैली में यहाँ साथ होते हैं तो एक भारी भीड़ यहाँ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ की अगर आगरा की बात करें तो प्रशासन भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि भीड़ का ये अंदेशा रहेगा ही, क्योंकि लगातार हर जगह पर भीड़ देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश की बात यदि अगर कर लें तो आगरा के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ समाजवादी पार्टी का जनाधार भी देखा जाता है। और माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव साथ आते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ पर अजेंद्र, तो इस यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां आगरा में की गई है? आगरा की जनता कितना वेलकम करने के लिए इस यात्रा को तैयार है? लोगों का क्या सोचना है इस न्याय यात्रा को लेकर? देखिए यदि आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में जो पूरी तरह से अगर देखा जाए विधानसभा और लोकसभा, यहाँ पर पूरी यहाँ जो विधायक और सांसद है वो सभी भाजपा के हैं, लेकिन कार्यकर्ता सभी पार्टियों के हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने अपने क्षेत्रों में जाके अपने अपने जो लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता को भी अलग अलग तरीके बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार कह रहे हैं कि इस यात्रा में पूरी तरह से रहना है और पूरा इस यात्रा को सफल बनाना है। एक जोरदार यहाँ जो प्रदर्शन है वो इस यात्रा में भीड़ जरूर दिखनी चाहिए। तो नेता अपने साथ अपनी भीड़ को जुटाने में जरूर लगे हुए हैं। और दूसरी ओर लोगों में चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी आएंगे, बड़ा चेहरा है, उनको देखने के लिए भी काफी लोग यहाँ उत्सुक अभी दिख रहे हैं। जी ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि न्याय यात्रा में अखिलेश और राहुल अब साथ नजर आएंगे। आगरा में अब अगला पड़ाव है कांग्रेस का, और उसी में अब अखिलेश यादव भी शामिल नजर आएंगे राहुल गांधी के साथ। 25 फरवरी को आगरा में जुड़ेंगे अखिलेश। बात करेंगे गुस्से में किसान लगाया जाम। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 8 दिनों में शंभू और खनौरी दाता सिंह बारा बॉर्डर पर डटे किसानों का फिलहाल दिल्ली कूच टल गया है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन चलूनी गुट ने हरियाणा में 2 घंटे सड़कें जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं, और पंजाब के युवा किसान की मौत पर भड़के किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी गुट के सदस्यों ने रोष स्वरूप हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित तिथरम मोड़ पर जाम लगाया। इस जाम के दौरान वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी गुट ने युवा किसान की मौत के बाद रोष स्वरूप प्रदेश भर में 12 से 2 बजे तक जाम लगाने का आह्वान किया था, और इसी के तहत जाम लगाया गया। देखिए, जो पंजाब में आंदोलन चला हुआ है, जो एमएसपी को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर हुआ, पूरे पंजाब के अंदर आंदोलन चला हुआ है। जो कल खनौरी बॉर्डर पर जो किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम शांति प्रिय दिल्ली जाएंगे, बिना बैरिकेड तोड़कर जाएंगे। पर इस बीजेपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो हमारे किसानों पर गोलियां चलाई, सरेआम गोलियां चलाई, तो उसको लेकर एक किसान की मौत हो चुकी है जो 21 साल का था। बताना चाहूँगा सरकार को और आमजन को भी
कि क्या ये पाकिस्तानी है, ये चाइना वाले हैं किसान जो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली जाना चाह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, और उन पे आंसू गैस के गोले, कोई बात नहीं, आंसू गैस के गोले छोड़ लिया आपने, प्लास्टिक गोलियां मार ली, और कल तो असल में वो 12 बोर की और वो गोलियां मार के हमारे किसान 2 शहीद कर दिए। कहाँ जी रहे हैं हम? मुझे तो लगता है भारत है, मुझे तो लगता है इससे तो अच्छा पाकिस्तान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुखविंदर सैनी हमारे साथ जुड़ चुके। सुखविंदर जी, 26 फरवरी से ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात यहाँ पर किसानों ने कही, और किसानों का कहीं ना कहीं लगातार नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। जी हाँ, अगर बात करें मोर्चे की, अगर हम लोग जैसे कल भी हमने कवर किया था, शंभू बॉर्डर कवर किया था, काफी वहाँ पे आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, काफी जो किसानों में एक नाराजगी देखी जा रही है बीजेपी सरकार के प्रति। जैसे आज चडूनी जो है उन्होंने आज बंद किया था 2 घंटे के लिए, और उन्होंने कहा था, एक रोष प्रकट किया था, जो लड़का 21 साल का वहाँ पे डेथ हो गई, सीधी गोली लगी उसके सिर में, और काफी इसके प्रति जो सिर्फ हम चडूनी की बात ना करें, जो किसान नेता है, सारे संयुक्त मोर्चा जो है एक मीटिंग की है, और उन्होंने एक मता पास किया कि जो बीजेपी सरकार करी है वो गलत करी है, ह्यूमन राइट के सारे जो उल्लंघना की जा रही है, एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में, जो कहा जा सकता है कि संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। जी बिल्कुल सुखविंदर जी, क्या आप लोग किसानों से बातचीत की है आगे की उनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? हाँ जी, हमें बात हुई थी कल 1 to 1, हमने काफी वहाँ पे जो किसान थे, अगर ग्राउंड लेवल पे हमने जो वहाँ पे किसान जो आगू ना हो गए, जो प्योर किसान जो आगे फ्रंट पे लड़ रहे थे, उनका भी कहना था अगर हमें जो लीडर है हमारे अगर इजाजत देते हैं तो हम सिर्फ 10 मिनट में बैरिकेड तोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि हम लोग जो भी करना चाहते हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो एकदम कानून के दायरे में रह के करने के लिए उनको बार बार कह रहे हैं, लेकिन जो आगे से प्रशासन है उनके ऊपर लगातार गोले दाग रहा है, गोलियां दाग रहा है, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। जो लड़का जो खनौरी में डेथ हुई है, शुभकरण 21 साल का लड़का था, उसके जो सीधी सिर में से गोली लगी है, 12 बोर की राइफल की गोली लगी हुई है। बहुत तगड़ी एक बात थी कि वहां पे जो एक तरफ प्रशासन के बीच में से आगे किसने गोली चला दी, इसके ऊपर भी जो बता रहे हैं कि काफी हंगामा हो रहा है, काफी जो लीडर हैं इसके ऊपर काफी रोष प्रकट कर रहे हैं। जो किसान है उनके बीच में भी काफी रोष है कि बहुत जो गलत गैर जो कहा जाता है संवैधानिक जो तरीके से इनको किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 14 मार्च को दिल्ली से मामले में महापंचायत, गुस्से में किसान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे दौलत से प्यार, मां का गुनहगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे दौलत से प्यार, मां का गुनहगार। फतेहपुर के दाता थाने में अड़ौली गांव में कलयुगी बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर इलाके में सनसनी फैला दी है। बेमा के लाखों रुपए के लालच में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर शव को बोरे में भरकर यमुना नदी के किनारे फेंक दिया और घर वापस आ गया। हनुमान जी के दर्शन कर जब पति वापस आया और पत्नी के बारे में पूछा तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और घर पर ही महिला का चप्पल मिलने के बाद उसे हत्या किए जाने की आशंका हुई और अपने चचेरे भाई के साथ पत्नी की खोजबीन के लिए यमुना नदी के किनारे गया तो वहां बोरे में भरा एक शव मिला, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरे को खोला तो देखा कि महिला का शव बोरे में भरा हुआ था। शव को बोरे में भरकर ट्रैक्टर की मदद से सिमरी यमुना घाट पर ले जाकर फेंकाया था। रात में पिता को भी मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। आशंका होने पर पिता घर से भाग निकला। हत्या आरोपित पुत्र रात से ही फरार है। रोशन सिंह ने बताया कि उन्हें इस बात की जरा सी भनक नहीं लगी कि आखिर बेटा हम दोनों का बीमा किस लिए करा रहा है। बताया कि हत्या आरोपित पुत्र ने पति पत्नी का 50-50 लाख रुपए का बीमा करवाया था। यूपी के फतेहपुर जिले में लाखों रुपए के लालच में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर शव को बोरे में भरकर यमुना नदी के किनारे फेंक दिया और घर वापस आ गया। और हनुमान जी के दर्शन कर जब पति वापस आया और पत्नी के बारे में बेटे से पूछा तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और घर पर ही महिला का चप्पल मिलने के बाद उसे हत्या किए जाने की आशंका हुई और यमुना नदी किनारे गया तो वहां बोरे में भरा शव मिला। थाना धाता अंतर्गत ग्राम छोटी अड़ोली निवासी रोशन सिंह द्वारा थाना धाता पर आज सूचना दी गई कि उनके लड़के हिमांशु ने उनकी पत्नी की हत्या करके शव को कहीं पर छिपा दिया गया है। बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि शव यमुना नदी के किनारे ग्राम एरई में पड़ा हुआ है।
जब मौके पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो वहाँ शव प्राप्त हुआ। शव को एक बोरी में भर करके वहाँ पर फेंका गया था। शव को पंचनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। वादी रोशन सिंह से तहरीर प्राप्त करके उसके लड़के हिमांशु के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रारंभिक छानबीन में यह तथ्य सामने आया कि हिमांशु द्वारा अपने माता पिता का कुछ समय पूर्व भारी धनराशि का जीवन बीमा करवाया गया था और जीवन बीमा का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके द्वारा अपनी मां की गला दबा करके हत्या की गई है और सब कुछ छिपा दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। तो बीमे का पैसा लेने के लालच में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और पिता की भी हत्या करने की फिराक में था बेटा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जी एसपी जी, ये जनपद फतेहपुर के भाता थाना क्षेत्र के अधौली गांव का मामला है, जहां 50-50 लाख रुपए के बीमा बेटे ने मां के और पिता के दोनों के करवा रखे थे और पैसे के लालच में बीमा कंपनी से लेने के जो है जुगत से इसने मां की हत्या की है और सब को छुपाते हुए बोरे में भरकर जमुना नदी के किनारे गया था। पिता वापस आए हैं, मां को घर में न देखा गया बेटे की मां को, तो उसके बाद पिता को शंका हुई, तो शंका के आधार पर पिता ने पुलिस को सूचना दी है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन ये बड़ा विषय है और जो है रिश्तों को शर्मसार करते हुए बेटे ने ऐसा कुकर्म किया है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, बेटे की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। जी, अभी तक ऐसी कोई पुलिस द्वारा सूचना नहीं दी गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अस्पताल चालबाज मृतक का इलाज। गब्बर मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जिसमें अक्षय कुमार सरकारी अस्पताल से मृत घोषित हो चुके मृत व्यक्ति का इलाज कराने के एक प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ये जानते हुए भी कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। लाखों रुपए व्यक्ति के परिवार वालों से ऐंठ लेते हैं। ऐसा एक मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में बने आत्मा नाम हॉस्पिटल से सामने आया, जहां पर 3 दिन तक 2.5 महीने की बच्ची को इलाज के नाम पर अस्पताल में भर्ती रखा। 3 दिन के बाद जब बच्ची की हालत में सुधार नहीं होता है तो उसे सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है। सरकारी अस्पताल पहुंचने पर परिजनों को डॉक्टरों द्वारा पता चला कि बच्ची की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये नौबस्ता थाना क्षेत्र का है। नौबस्ता चौराहे के पास ये गोविंद सिंह नाम के व्यक्ति हैं। ये अपनी 2.5 महीने की बच्ची को, जिसको पीलिया जैसी बीमारी की प्रॉब्लम थी, तो लेके उसको वहां पे जाते हैं। आत्माराम हॉस्पिटल जो कि नौबस्ता चौराहे पे बना हुआ है, वहां पे जाते हैं और वहां पर जब डॉक्टरों से बताते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि 3 दिन में बच्ची ठीक हो जाएगी। उसके बाद इस बच्ची के पिता से, मतलब गोविंद से, लाखों रुपए जमा कराए जाते हैं, कभी जांच के नाम पे, कभी बेड के नाम पे और कभी किसी मशीन में रखने के नाम पे। इस तरीके से उससे लाखों रुपए जमा कराए जाते हैं। 3 दिन तक ये पूरा पैसा बच्ची के पिता से ऐंठा जाता है और 3 दिन बाद जब बच्ची के पिता को ये लगता है कि बच्ची के अंदर किसी भी प्रकार का कोई देखने को नहीं मिल रहा है, कि वो ठीक नहीं हो रही बच्ची, तो उसके बाद जब अस्पताल प्रशासन से और डॉक्टर जो बिना वाजपेयी हैं उनसे जब कहते हैं इसके पिता की उनको उसकी बच्ची को दिखाया जाए, तो अस्पताल प्रशासन उनको तुरंत वहां से भगा देता है और मना करता है कि अगर आपको इलाज कराना है तो यहाँ कराइए, नहीं तो इनको किसी और अस्पताल ले जाइए। जब देखते हैं कि बच्ची की हालत खराब हो रही है उनके पिता, तो उसको लेके सरकारी अस्पताल हैलेट अस्पताल लेके पहुंचते हैं। और जब वहां पे भी जब पहले अगर अस्पताल की बात करें आत्माराम अस्पताल की, तो वहां पे डिस्चार्ज करने से पहले इनसे 3 दिन का पूरा खर्चा, जितना भी पैसा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया होता है, वो पूरा इनसे जमा कराया जाता है। उसके बाद बच्ची को इनके सुपुर्द किया जाता है, जिसके बाद आनंद बानंद में ये लोग लेकर हैलेट अस्पताल पहुंचते हैं। और वहां पर के बाद जब डॉक्टर इस बच्ची को देखते हैं तो
डॉक्टर साफ कहते हैं कि ये 3 दिन पहले ही ये बच्ची खत्म हो चुकी है, जिसके बाद इनके परिजन और इनके घर में कोहराम मच जाता है बच्ची की मौत की खबर सुनते ही। तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है और प्रशासन को भी ये समझने वाली बात है किस तरीके से ये अस्पताल, जो ये अवैध अस्पताल किस तरीके से चल रहे हैं, जो आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। शहर के अंदर 1-2 नहीं हजारों की तादाद में इस तरीके के अस्पताल संचालित हो रहे हैं अवैध रूप से। चाहे कल्याणपुर की बात करें, कल्याणपुर तो पूरा क्षेत्र मंडी बना हुआ है ऐसे अवैध अस्पतालों का, जहां पर कई तरह की खामियां पाई जाती हैं। चाहे एनओसी ना हो, बिना सर्टिफाइड नर्सें बैठी हुई हैं वहां पर, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी आ रहा है मरीज को भर्ती कर ले रहा है किसी, तो इस पे ना ही सीएमओ ध्यान दे रहे हैं, ना ही शहर के जो उच्च अधिकारी हैं वो अभी तक इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इस बच्ची की मौत हुई और इतना पैसा इस अस्पताल प्रशासन ने इस बच्ची के पिता से ऐंठ लिया, परिवार वालों से ऐंठ लिया, तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा इस बच्ची की मौत? अगर सही जगह पर इनके पिता अगर बच्ची को ले जाते तो आज बच्ची शायद बच सकती थी, या अस्पताल प्रशासन जो आत्माराम अस्पताल प्रशासन है वो ही अगर इनको बता देता कि उनके हैंडओवर ये केस ना किया जाए या वो इस केस को नहीं ले सकते हैं, तो आज बच्ची जीवित होती। लेकिन नहीं, अस्पताल प्रशासन को ऐसे ऐंठने से मतलब था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और बात करेंगे साक्ष्यों का सवाल, पेपर लीक और बवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे साक्ष्यों का सवाल, पेपर लीक और बवाल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्र देने को कहा है। इस संबंध में अभ्यर्थी प्रमाणों एवं साक्ष्यों सहित अपना प्रत्यावेदन शुक्रवार शाम 6 बजे तक बोर्ड की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका परीक्षण करने के बाद अभ्यर्थियों के हित में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड के अपर सचिव भर्ती द्वारा जारी सूचना के मुताबिक विगत 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में हुई लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हुई थी। इस बारे में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जिलों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बता दें कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के दावे और अन्य त्रुटियों की जांच के लिए एडीजी सदस्य सचिव की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति का गठन किया जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बताया जिस तरह से यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा हुई उसमें जो पेपर लीक का आरोप लगा कि पेपर लीक किया हुआ है, उसके लिए जो है विभाग ने एक वेबसाइट खोली जिसपे मेल पे जो है एक सबसे वो मांगे गए जिनके पास जो साक्ष्य है उसपे उपलब्ध कराओ, क्योंकि इसकी जांच जो है एक विभाग की तरफ से जो है किया ही जा रहा है। उसके बाद जो है अगर आप वही देखिए जो एसटीएफ का जो है दी गई है जांच के लिए, तो वो बताया गया कि जो साक्ष्य होंगे उसी का आधार पे जो है वो कार्रवाई की जाए, उसके साक्ष्यों का जो है प्रकरण पूरा उसकी जांच की जाएगी। क्या वाकई में पेपर लीक किया गया और लीक किया गया सबसे पहले कहाँ पहुंचा, कि जितने लोग जवाब देंगे उसमें टाइमिंग होगी, तमाम ऐसी चीजें रहेंगी, किसके पास कितने बजे ये पेपर लीक की जो है घटना जो हुई है एक कितने बजे किसके पास क्या पहुंचा है, तो उसी टाइमिंग के हिसाब से और उसके बाद देखा जाएगा कि पेपर लीक आखिर में हुआ कैसे है। अगर हुआ है तो उसमें कौन लोग शामिल हैं, और अगर अफवाह भर है तो उससे भी ये कम से कम विभाग जो जांच करेगा, जो एसटीएफ जांच करेगी, वो कम से कम एक रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अभ्यर्थी 23 तक भेज सकेंगे प्रत्यावेदन। और अब बात करेंगे नकल विहीन परीक्षा की चुनौती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत राज्य भर के सभी 75 जिलों में आज यानी 22 फरवरी से हो गई है। बता दें कि राज्य सरकार और यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षाएं नकल विहीन कराना बड़ी चुनौती है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होकर 9 मार्च तक संपन्न कराई जाएंगी। एग्जाम 2 शिफ्ट में संपन्न करवाए जा रहे हैं। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 तक है और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जा रही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई।
लखनऊ में कई परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नकल या किसी और गलत हरकत को रोकने के लिए छात्र छात्राओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। परीक्षा को नकल विहीन और गुणवत्तापूर्वक परीक्षा कराने के सभी प्रबंध हम लोग ने कर लिए हैं। गेट पर बच्चों की गहन चेकिंग हो रही है कि कोई बच्चा ऐसी सामग्री मोबाइल या स्मार्ट वॉच आदि लेके न जाए, इसलिए गेट पर कई के अध्यापकों को लगाया गया है कि वो चेकिंग कर रहे हैं और यदि किसी बच्चे के पास इस प्रकार की सामग्री मिलती है तो उसको विद्यालय जमा कराने की भी व्यवस्था विद्यालय ने कर दी है। हर कमरे में, कक्ष में 2-2 सीसीटीवी कैमरे विद वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हैं। पूरे परिसर में विद्यालय में वॉइस रिकॉर्डर और कैमरे ऑन हैं। रायबरेली के एक परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने उम्मीद जताई कि उनकी परीक्षा सही तरीके से चलेगी। वहीं प्रयागराज में छात्र छात्राओं को परीक्षा हॉल में एंट्री से पहले कड़ी जांच से गुजरना पड़ रहा है। आज हिंदी का पेपर है। किस तरह से तैयारी की है? बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं। क्या क्या लेके आई हैं आप? आधार कार्ड है, प्रवेश पत्र। प्रशासन की प्रतिबद्धता है ये कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो, बच्चों में भय का वातावरण न हो, शुचितापूर्वक परीक्षा को संपन्न कराएं। इस बार 55 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं क्लास की राज्य बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रही हैं। परीक्षाएं 9 मार्च को खत्म होंगी। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।